आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक विज्ञान, एक नया विषय जो आपका क्लास 10th का है। पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छा से डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, और इम्पोर्टेंट रूप से उन प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा जो आपके प्रश्न या तो बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है या फिर आपका आने की संभावना आने वाले एग्ज़ाम आने वाले साल में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करनी है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही डीपली के साथ पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर आप लोगों को समझाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आप लोग को ऐसे याद रखना है बच्चों, जब कोई दो पदार्थ एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए जुड़ता है और जुड़ करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेता है, या फिर जब कोई बड़ा पदार्थ टूटता है और टूट करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण कर देता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर इस पदार्थ का जो मान लीजिए ये ए पदार्थ था और ये टूट करके बी और सी में बदल गया, ये दोनों जुड़ गए बच्चों, सी बनाया, और हो सकता है ये पदार्थ कोई एक्स था, ये टूटा और वाई और जेड पदार्थ बना दिया। तो इस प्रकार से चाहे तो एक पदार्थ टूट करके दो पदार्थ में बदलना या दो पदार्थ का जुड़ करके एक पदार्थ का बनना, ये क्या कहलाता है आपका रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें जो है बनने वाले पदार्थ का जो गुण है वो जो मूल पदार्थ था उससे उसका गुण क्या होता है, साफ अलग होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुणों से बिल्कुल अलग होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि मान लीजिए ए कोई पदार्थ है और बी एक कोई दूसरा पदार्थ है, ये दोनों जुड़ा, बी और ए ये दोनों मिल करके बच्चों, वन सेकेंड, ये बी और ए जो है दोनों पदार्थ मिल करके बनाया नया पदार्थ, कौन सा, सी और डी। यहाँ पर जो सी और डी पदार्थ का जो गुण है ए और बी से साफ अलग है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बच्चों, दो चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से आता है, एक आता है आपका अभिकारक और एक आता है प्रतिफल। तो अभिकारक किसको बोलेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज़ है बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा में आपका वैसे नहीं आएगा, मुख्य रूप से सिर्फ दे देगा कोई इक्वेशन और वहाँ से पूछ लेगा इसमें अभिकारक कौन है और इसमें प्रतिफल कौन है। तो अभिकारक किसको बोलेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है, आपका अभिकारक कहलाता है। जैसे ए प्लस बी ये भाग ले रहा था, भाग लेकर के सी प्लस डी का निर्माण किया, तो यहाँ पर ए और बी जो है बच्चों, ये और बी क्या कहलाएगा, आपका अभिकारक कहलाएगा, यानी कि भाग लेने वाला पदार्थ कहलाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पदार्थ सी और डी बन रहा है ये बाद में बन रहा है बच्चों, रिएक्शन होने के उपरांत यानी कि रिएक्शन के पश्चात बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रतिफल, यानी इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सी और डी को। तो यहाँ पर आप लोग को प्रतिफल और जो है अभिकारक समझ में आ गया होगा। जब भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होगा बच्चों, उसका रंग में परिवर्तन हो सकता है, भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है, उसके रासायनिक गुण में भी अंतर आ सकता है। जैसे रंग में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, अगर जैसे आप रखेंगे चांदी को बच्चों, या फिर मान लीजिए सोना, किसी भी धातु को आप लोग वायु में रख देंगे, तो अगर वो क्या करेगा, वायु से संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के साथ दहन करेगा, तो उसके ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे आप लोग लोहा को छोड़ देते हैं वायु में, खुले वायु में छोड़ देने पर वो कुछ महीनों के बाद उस पर जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण उस पर भूरे रंग का एक कलर चढ़ जाता है। तो इस प्रकार से तो रंग में परिवर्तन हो गया ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग रंग में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से फिर दूसरा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन। जैसे भौतिक अवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन होता है बच्चों, जैसे हाइड्रोजन क्या होता है, आपका गैस होता है, उसी प्रकार से ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। ये दोनों जब मिलता है H2 और O2, ये मिलके बना देता है H2O, जो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी कि द्रव होता है। जल क्या होता है बच्चों, द्रव, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसा है, गैस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी कि फिजिकल स्टेट में आपका क्या हो गया, चेंजिंग आ गया, परिवर्तन आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर रासायनिक गुण में भी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ था। अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, और फिर बात करेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहला रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया को जिन
सूत्रों और संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 मिलकर के किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को उसके संकेत, ऑक्सीजन को उसके संकेत के साथ और जल जो था इसको उसके सूत्रों के साथ मैंने यहाँ पर दर्शा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग इस सब को क्या किया, सूचित किया एक संकेत और सूत्रों के द्वारा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे रासायनिक समीकरण। आया समझ में? किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पर है आपको? नहीं ना? अगर है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है यहाँ पर, सोडियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड बनता है, यानी कि Na+Cl के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनता है? Cl2 के साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है आपका। तो साधारण नमक जो है इसका सूत्र होता है NaCl, यानी कि जो आप लोग खाते हैं बच्चों, भोजन में हम लोग यूज करते हैं जो अपने दैनिक जीवन में, उसका सूत्र होता है NaCl। याद रहेगा आपको? तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, Na+Cl, ये हो गया आपका अभिकारक। NaCl जो बना सोडियम क्लोराइड, ये क्या कहलाएगा आपका? प्रतिफल। और ये मुख्य रूप से ये पूरा जो था ये क्या कहला आपका? रासायनिक समीकरण। समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। तो मुख्य रूप से जो रासायनिक समीकरण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल की मात्रा समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि क्या कहने का सेंस है बच्चों, जैसे आपका हम लोग एग्जाम्पल लिए थे H2+O2 मिलके क्या बना रहा था आपका? जल का निर्माण H2O। तो अब यहाँ पर क्या है, अगर दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इस प्रकार देख लीजिए बच्चों, इस पार मैं यहाँ पर देखा, ये आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ पर कितने हैं बच्चों? हाइड्रोजन के परमाणु 2 है। तो यहाँ पर इस साइड में क्या है देखो तो H2 है, तो इसका भी 2 है। इधर ऑक्सीजन का कितना है बच्चों? आपका 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है आपका? 2 है। तो अब ये क्या संतुलित कहलाएगा? नहीं, ये क्या कहलाएगा आपका? असंतुलित। तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्योंकि आपने 9th क्लास में ही पहले पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? द्रव्यमान का तो न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो 2 आपका एटम था, 2 परमाणु था, यहाँ पर घट के 1 कैसे हो गया? तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं कि किसी भी तरह से द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश। तो यहाँ पर हम लोग को संतुलित करने के लिए यहाँ पर H2O के आगे 2 दे देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब 2 दिए तो हाइड्रोजन का परमाणु, हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 2 गुना 2। 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ देख लीजिए फास्ट में, O2 मिलके बन गया H2O। तो यहाँ पर जो है H2O बना, यहाँ जब आप 2 देंगे तो ये 2 और ये 2 मिल करके 1 सेकेंड, ये 2 और 2 मिल करके कितना बन गया? 4 बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर आगे भी 2 देना पड़ेगा ताकि ये बन जाए कितना? 4 बन जाए। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा आपका? संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत बार ये सब प्रश्न आपका आता है बच्चों बैलेंस करने के लिए। कौन कौन सा प्रश्न आएगा, आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। आगे है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है बच्चों, Mg+2H2O मिलके क्या बना रहा है? MgOH का होल 2 और H2O। Mg किसको बोलते हैं बच्चों? मैग्नीशियम को। और ये H2O क्या है आपका? जल हो गया। ये हाइड्रोजन क्या हो गया आपका? गैस हो गया। तो यहाँ पर क्या हम लोग पहले देखते हैं क्या ये संतुलित है। तो इधर जो है मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या कितनी है? 1। इधर कितना है? 1 है, सही है। इधर आप हम लोग देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर है और 2 यहाँ पर है। कितना हो गया? 2 2 2 4 हो गया। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन का यहाँ पर देखो तो 2 और 2 कितना हुआ बच्चों? 4 हुआ कि नहीं? तो 4 इस पर भी हो गया, 4 इस पर भी, इस पर भी 4 हो गया, तो बराबर हो गया। Mg का भी बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन का हम लोग गिनती कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का इस पर कितना है देखिए तो, यहाँ पर है 1 और यहाँ से यहाँ पर कितना है बच्चों? 2, लेकिन यहाँ पर भी 2 आपका, तो यानी कि बराबर हो गया। तो दोनों तरफ प्रत्येक तत्व का जो परमाणु की संख्या है वो क्या हो गया? समान हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ। ताकि क्योंकि मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत ही
जल्दी से नज़दीक आता जा रहा है बच्चों, इसलिए आप लोगों को 90% मार्क्स भी लाना है तो हम लोगों को तो दिन रात एक करना ही पड़ेगा, चाहे सेहत साथ हो या ना हो। बस सिर्फ आप लोगों की प्रार्थना मेरे साथ रहे तो मैं आप लोगों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार हूं। नोट में है बच्चों, किसी भी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के कारण ही संतुलित किया जाता है। ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों 2 नंबरिया में कि किसी भी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार से पूछा हुआ था। तो आप लोग को वहाँ पर आंसर देना है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार हम लोग जानते हैं द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जाता है और न ही नाश। ठीक है, किसी भी समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के कारण ही क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, यानी कि बैलेंस किया जाता है। तथा अभिकारक और प्रतिफलों में अंक को शामिल कर अनुमान विधि से क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है, यानी कि एक अनुमान लगा करके क्या किया जाता है बच्चों, आपका संतुलित किया जाता है, यानी कि बैलेंस किया जाता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल की मात्राएं आपस में बराबर न हो उसी के क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बच्चों। और इसको मुख्य रूप से कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, आपका कंकाली समीकरण। यानी कि एक मनुष्य के शरीर में सिर्फ और सिर्फ हड्डी ही हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मनुष्य कहते हैं क्या, नहीं ना, उसको बोलते हैं कंकाल। लेकिन एक मनुष्य में हड्डी के साथ साथ सारा चीज़ के साथ साथ क्या हो, उसके प्रत्येक अंग में गोश्त भी लगा हुआ हो, है ना, हर चीज़ लगा हुआ हो, तो उसको बोलेंगे बच्चों, यानी कि एक अच्छा इंसान है, पूरा बॉडी के साथ है। लेकिन यहाँ पर इसी प्रकार से जब कोई समीकरण क्या होगा, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे कंकाली समीकरण, यानी कि असंतुलित समीकरण। कभी कभी आ जाता है बच्चों कंकाली समीकरण किसे कहते हैं, तो वहाँ पर बच्चा बोलने लगता है कि ये जो है क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस था। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है बच्चों, कोई भी चीज़ आपके बुक से ही दिया जाता है। सिर्फ क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड वहाँ पर दूसरा प्रयोग कर लिया जाता है, जिस प्रकार से थोड़े हमारे बच्चे जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप लोग को लगातार मेहनत करनी है, सफलता एक न एक दिन आपके पैर कदम पर आएगी ही आगे। तो वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और प्रतिफल की मात्राएं आपस में बराबर ना हो उसे क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है Fe+O2 मिल के बनाना है बच्चों Fe2O3। अब आप लोग गिनती कर लीजिए अपने से, यहाँ पर Fe की मात्रा कितनी है, 1, इधर कितनी है बच्चों, Fe2 है, तो यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 1, गलत ना हो गया, यानी कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व का परमाणु की संख्या क्या हो गया, समान नहीं हुआ, यानी कि असमान हो गया। इसलिए इस समीकरण को बोलेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि कंकाली समीकरण। आया समझ में? चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको तो जान लिए, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर तत्वों का नाम और उसके लैटिन नाम से। ठीक है, ये आपका है कुछ तत्व दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका हम लोगों को लैटिन नाम यहाँ पर दिया हुआ है साइड में, ताकि हम आगे जो है बार बार इन सब का प्रयोग करेंगे बच्चों, इसलिए आपको आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा बच्चों, ये आपका रसायन शास्त्र का पहला चैप्टर है, पहला अध्याय है। अगर इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया, तो अगला जितने भी चैप्टर केमिस्ट्री का आने वाला है 5 चैप्टर, वो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए आप लोग कसम खा लीजिए कि चाहे अगला कोई भी चैप्टर छूट जाए, लेकिन पहला चैप्टर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चन हल करना ही करना है, पहला चैप्टर का जितना भी रिएक्शन है सबको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ तत्व और उसका लैटिन नाम। सबसे पहला है सोडियम, इसका होता है लैटिन नाम नाट्रियम, यानी नेट्रियम बुलाया था बच्चों, NaTriAm, नेट्रियम, इसका संकेत होता है Na। ठीक है, दूसरा है आपका पोटेशियम, इसको बोलते हैं बच्चों कैलियम, इसका होता है K। तीसरा है आपका कॉपर, इसको बोलते हैं क्यूपरम, इसका होता है संकेत Cu। अगला है आयरन, आयरन को बोलते हैं बच्चों फेरम, इसका संकेत होता है Fe। आगे है आपका गोल्ड, इसको बोलते हैं बच्चों सोना हिंदी में, और इसको होता है Au, औरम, इसका संकेत होता है Au। सिल्वर यानी कि चांदी, इसका होता है बच्चों अर्जेंटम, इसका जो संकेत होता है सिंबल होता है Ag। मरकरी का होता है मरकरी, यानी इसको पारा भी बुलाया था बच्चों, इसका होता है हाइड्रर गायरम। मेरे साथ एक बार बोल के दिखाइए आप लोग, क्या वो कहते हैं इसको, हाइड्रर जाइरम या हाइड्रर गायरम, इसका संकेत होता है Hg। और लास्ट है आपका लेड, यानी इसको बोलते हैं बच्चों सीसा, इसका होता है प्लम्बम यानी कि Pb। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट
चीज़ देने वाला हूँ जो आप लोग को नोट कॉपी में नोट कर लेनी है, क्योंकि बार बार यहाँ से प्रश्न आपका पूछा हुआ है। एक बार आपका बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप लोग को ध्यान रखना है सोडियम की परमाणु संख्या जो है 11 होती है, ठीक है। एक बार आपका क्वेश्चन था यहाँ से आयरन वाला से कि जो है आयरन यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का होता है 26। लोहा का कितना होता है 26। उसके बाद आपको याद रखना है मरकरी, मरकरी का होता है बच्चों आपका जो है मरकरी का 79 होता है। और उसके बाद जो है लेड, शीशा, शीशा का नहीं पूछा हुआ है बच्चों। कॉपर, कॉपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर का आपको याद रखना है, कॉपर का होता है 29, ठीक है। तो ये 3-4 आपका मुख्य रूप से याद करना है आपको। पोटेशियम का आपको मालूम होगा, पोटेशियम का होता है 19, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर कुछ समीकरण दिया हुआ है बच्चों। जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया किया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में ये आपका आया हुआ है बच्चों कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो किस प्रकार के गैस का उत्पन्न होता है, उत्पादन होता है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो जिंक है ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आप लोग को ये बात याद रखना है, जब भी जिंक क्या है, एक धातु है। जब भी किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाए, अम्ल क्या है, देखिए बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल है ना। जब भी किसी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाए हमेशा हमेशा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस। तो इसके बाद आज के बाद अगर अभी आप कभी सपने में, अपने सपने में कभी रिएक्शन करें और उस रिएक्शन में आ जाए धातु प्लस अम्ल, तो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से मैग्नीशियम को खुले वायु में जलाया जाए, तो ये दूसरा मेन पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी आपके सपने में आनी चाहिए। जब भी किसी चीज़ को जलाएंगे तो उसको किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं बोलूँ मैग्नीशियम को जलाओ तो किसके साथ अभिक्रिया कराओ, ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं बोलूँ एल्युमिनियम को जलाओ तो एल्युमिनियम को किसके साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन को जलाओ तो हाइड्रोजन को किसके साथ अभिक्रिया कराओ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ। इस प्रकार से आपको याद रखना है। जब भी जलाने की बात आए तो आपको याद रखना है कौन सा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जब भी आपका अम्ल धातु का बात किया जाए तो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। याद रहेगा आपको। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन इसका, तो जैसे यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, मैग्नीशियम को किसके साथ, खुले वायु में जलाया जाए। तो मैग्नीशियम इसको क्या किया जाए, खुले वायु में जलाया जाए, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए। अब ये अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके बनाएगा MgO। क्या बनाएगा बच्चों, MgO। और आप इसको जब संतुलित करेंगे तो आगे यहाँ पर 2 दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हमको समझ में नहीं आया, Mg और O2 मिला जो, तो उसका MgO का निर्माण कैसे हो गया। तो आप लोग को याद रखना चाहिए बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार से अणुसूत्र का निर्माण किया जाता है। यानी कि Mg का परमाणु संख्या कितनी होती है, 12। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितनी संख्या होती है बच्चों, 2। यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इसकी बारिश कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो दोनों क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन बराबर, तो 2 एकम 2 कट गया, तो 1:1। तो यहाँ पर जो है 1:1 में बन गया, इसलिए बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आया समझ में, कुछ नहीं आया तो आगे फिर मैं बताऊँगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है बच्चों मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं आपको टोटल जो है रासायनिक अभिक्रिया 12 प्रकार का पढ़ाऊंगा, ताकि किसी भी प्रकार से कहीं से भी प्रश्न आए आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ 5 तक बात करूंगा, तो 5 के बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा वियोजन या अपघटन या विखंडन रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा है वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, चौथा आपका विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, पांचवा जो है आपका द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये सब अभिक्रिया जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की दुनिया में। पहला चैप्टर में जो प्रश्न आपका जितना भी बनता है वो आपका यहीं से बनता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपका जो बनता है बच्चों, बस यही पूछा जाता है कि जो है संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाता है आपका रासायनिक ये विस्थापन अभिक्रिया किसे कहा जाता है, कभी पूछ लिया जाता है बच्चों आपका द्विविस्थापन किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है ये सब चीज़ के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आ रहा है आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। ये आपका 2013 और 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा आपको। क्या संयोजन और संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहा जाता है, ये आपका 2 बार पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाला साल आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ, तत्व हो या यौगिक आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसमें नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से अलग होता है, उसे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है बच्चों कि जब कोई दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक जुड़ता है और जुड़ करके एकल पदार्थ एक बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग संयोजन अभिक्रिया या फिर आपका संश्लेषण अभिक्रिया। आया समझ में? यहाँ पर एक बड़े पदार्थ का निर्माण करेगा और जिसका गुण जो है मूल पदार्थ से कैसा होगा, अलग होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी आपको अभिक्रिया पूछा जाए, अगर आपने अभिक्रिया के साथ एग्जाम्पल नहीं दिया यानी कि रिएक्शन नहीं दिया, तो आपको आधा मार्क्स मिलेगा। अगर ये 2 अंक का क्वेश्चन था तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 अंक मिलेगा। फिर बाद में बोलते हैं बच्चे लोग कि मैं पूरा का पूरा आंसर लिख के आया था लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो यही कारण होता है बच्चों अंक कटने का। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे तो उसका क्या देंगे बच्चों, एग्जाम्पल दे देंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन H2 और प्लस Cl2 मिला और ये मिल करके क्या बनाया, HCl। HCl किसको कहा जाता है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसको कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो किस में पाया जाता है बच्चों, हमारी पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी प्रकार से यहाँ पर CO प्लस O2 मिला और बन गया CO2। तो देखिए CO एक हो गया और प्लस O2 एक हो गया और मिल करके एक बड़ा पदार्थ बना दिया CO2। तो ये देखिए 2 पदार्थ मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण किया। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया या फिर आपका संश्लेषण अभिक्रिया। यानी कि इसमें क्या होगा बच्चों, संयोजन यानी कि जुड़ना, जुड़ करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण कर रहा है। आया समझ में कुछ? अब हम लोग बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किस किस प्रकार से होती है। तो 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया हो सकती है या फिर एक तत्व या एक यौगिक के बीच हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया में हाइड्रोजन को ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया कराने पर, तो हाइड्रोजन को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, जल्दी आप लोग रिएक्शन दीजिए बच्चों, कौन सा बनेगा आपका, जल बनेगा यानी कि H2O का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका ये हाइड्रोजन क्या है, एक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, एक दूसरा तत्व है। यहाँ पर बन क्या रहा है, H2O एक बड़ा पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो 2 पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण किया, ये क्या कहलाया आपका, संयोजन अभिक्रिया यानी आपका संश्लेषण अभिक्रिया। उसी प्रकार से एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया, तो एक तत्व लेना है और एक क्या लेना है आपका यानी कि आपका यौगिक लेना है। जैसे आपका CO प्लस एक ले लिया आपका O2, क्या ले लिया बच्चों, O2, और मिल के बना दिया ये लोग CO2। तो यहाँ पर ये जो 2 पदार्थ है बच्चों, देखिए 2 पदार्थ है, लेकिन 2 पदार्थ में आपको ध्यान रखना ये CO क्या है, एक यौगिक है, और ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है। और यहाँ पर मिलकर के क्या बना रहा है बच्चों, आपका CO2 का निर्माण कर रहा है, जो क्या है, एक बड़ा सा पदार्थ है। तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। आया समझ में बच्चों? यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल आपका गलत है बच्चों, इस एग्जाम्पल को आपको नहीं लिखना है। ये एग्जाम्पल जो है मुख्य रूप से किसका है, ये एग्जाम्पल मुख्य रूप से आपका विस्थापन अभिक्रिया का है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आपको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम आप लोग 2 यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल यहाँ पर भी दिया हुआ है। 2 यौगिक के बीच यानी कि यौगिक और यौगिक के बीच, तो ये CaO और ये H2O क्या हो गया बच्चों, यौगिक। आप लोग को याद रखना चाहिए बच्चों, यौगिक तब होगा जब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक क्या होगा, अलग अलग तत्व मौजूद होंगे। जैसे CaO एक यौगिक है, क्यों, क्योंकि इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन मौजूद है। उसी प्रकार से H2O एक यौगिक है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग 2 अलग अलग क्या है, तत्व मौजूद है। इस प्रकार से ये लोग मिल करके एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं बच्चों, इसका नाम यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ये आपको नहीं लिखना है। इसका नाम होता है बच्चों आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं इसको बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। इसको जो है बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। जल्दी नोट कीजिए आप लोग कॉपी में, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। ये आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था बच्चों आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वियोजन
या अपघटन या विखंडन। तो यहाँ से नाम से ही पता चलता है बच्चों, वियोजन यानी कि अलग होना, अपघटन यानी कि टूटना, विखंडन यानी कि टूटना, अलग होना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस अभिक्रिया में एक बड़ा सा पदार्थ टूटेगा और टूट करके दो पदार्थ का निर्माण करेगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया या विखंडन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल यौगिक में बढ़ जाते हैं, जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों CaCO3, सबसे पहले इसका नाम सब आप लोग डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपना अपना कॉपी में जल्दी। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 को मार्बल कहते हैं, CaCO3 को चूना पत्थर भी कहा जाता है, CaCO3 को खड़िया भी कहा जाता है बच्चों। CaCO3 क्या कहता है, खड़िया, और इंग्लिश में इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। CaCO3 को चाक भी कहा जाता है, चाक। आप लोग पढ़ने जाते हैं कभी स्कूल में बच्चों, तो चाक के द्वारा जो है बोर्ड पर लिखा जाता है, काला जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो चाक पेंसिल के द्वारा लिखा जाता है ना बच्चों, उसका भी सूत्र क्या होता है, CaCO3। तो आपका जो है नाम बदल करके कभी भी पूछा जा सकता है CaCO3 के बारे में। जब इसको गर्म किया जाता है बच्चों तो ये टूटता है CaO और CO2 में। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा पदार्थ क्या हो गया, दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया या फिर आपका अपघटन अभिक्रिया या फिर आपका विखंडन अभिक्रिया। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब आगे का है वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होगा बच्चों, वैद्युत अपघटन। अपघटन तो होगा यानी टूटेगा, लेकिन किसकी सहायता से टूटेगा यहाँ पर, तो टूटेगा वह विद्युत की यानी कि विद्युत की मदद के द्वारा, विद्युत की सहायता से ये आपका टूटेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग को याद रखना है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया को भी, ठीक है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया में हम लोग को क्या कहना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक यौगिक, जिसमें आयनिक यौगिकों की जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यौगिक धन तथा ऋण भागों में बह जाती है, जिसे वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में धन भाग, धन किसको बोलते हैं बच्चों, प्लस वाला भाग, धन भाग जो है धन तथा ऋण भागों में बह जाती है। धन भाग कहाँ पर जमा होती है, कैथोड पर, तथा ऋण भाग कहाँ पर जमा होती है, एनोड पर। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम का क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। यहाँ पर क्या किया जाता है का वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम धातु जो है कैथोड पर जमा हो जाएगा और क्लोरीन कहाँ पर जमा हो जाएगा, एनोड पर जमा हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं, ये हो गया NaCl। यह Na क्या होता है, धातु, धातु पर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। जल्दी याद रख लीजिएगा आप लोग, इसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। धातु पर प्लस चार्ज, अधातु पर माइनस चार्ज। तो क्लोरीन क्या है, अधातु, क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जब इसके थ्रू से विद्युत धारा पास किया जाएगा तो यहाँ पर दो प्लेट है, एक है आपका कैथोड और एक है आपका एनोड। तो कैथोड पर जो है माइनस चार्ज होता है और एनोड पर जो है प्लस चार्ज होता है। तो आप लोग जानते हैं जो है माइनस किसको अपनी तरफ खींचेगा, प्लस। माइनस किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, और प्लस किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से बचेगा होगा बच्चों, ये Na जो है प्लस वाला ये माइनस के पास जाएगा यानी कैथोड के पास जाएगा, और ये आपका प्लस वाला जो है ये किसके पास जाएगा, आपका ये जाएगा आपका माइनस के पास। यानी कि क्लोरीन कहाँ पर जमा होगा, एनोड में, और आपका सोडियम कहाँ पर जमा होगा, कैथोड में। आया समझ में? तो इसको बोलेंगे हम लोग वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ये आपका डायग्राम है। कभी कभार क्या किया जाता है बच्चों, डायग्राम पूछ लिया जाता है, तो डायग्राम को भी आप लोग को अच्छी तरह से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका अभिक्रिया है विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन जो है आपका दो बार पूछा हुआ है बच्चों। एक बार पूछा था 2018 में और एक बार पूछा हुआ था 2020 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो 2 साल यानी कि 2 साल के अंतर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन। तो बात करते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई शक्तिशाली परमाणु या अधिक क्रियाशील परमाणु किसी यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापन कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी विस्थापन अभिक्रिया कौन सा विस्थापन, एकल विस्थापन, एक तत्व को उसके स्थान से भगा देगा, इसको बोलेंगे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप लोग जानते होंगे बच्चों
ये आपका एक आदमी है ए नाम का और एक दूसरा आदमी है बी नाम का। अगर ये ए नाम का जो व्यक्ति है अगर बहुत ज़्यादा अगर अमीर है बच्चों, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो ये क्या करता है, ये बी नाम का जो गरीब आदमी है इसको इसके जगह से भगा देता है, तो इसके ज़मीन को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। इसको बोलेंगे हम लोग एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक तत्व ए था, एक तत्व बी था, एक यौगिक और एक कोई नया यौगिक बनाने का निर्माण चल रहा था। ये जो एलिमेंट था ए तत्व बी को क्या कर दिया, भगा दिया उसके स्थान से, बी का स्थान को ग्रहण कर लिया, तो इसको बोलेंगे विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, या ऐसा समझिए बच्चों BF बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड GF। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कोई एक लड़का है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रुपया पैसा है, तो वो क्या करता है कि बच्चों किसी अननोन बंदे के गर्लफ्रेंड को लेकर भाग जाता है। इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बनेगा एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को लिख लेना है के यानी पोटेशियम और H2SO4। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो आपका के है आपका ये पोटेशियम, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन से ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, जाओ बाबू तुम यहाँ से भाग जाओ। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगा देगा। और हाइड्रोजन का GF कौन था, SO4 यानी सल्फेट, तो यहाँ पर आके बैठ जाएगा और बना देगा K2SO4। किसका निर्माण कर देगा, हाइड्रोजन को भगा दिया और उसका जगह में कौन ले लिया, पोटेशियम, तो बन गया K2SO4। आया समझ में बच्चों, इसको बोलेंगे एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा बच्चों, आयनों और मूलकों का आदान प्रदान होगा। किसका होगा, मूलकों का आदान प्रदान होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा अन्य यौगिक के कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, इसको क्या किया जाता है बच्चों, आपका द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है आपका कि K2CO3 H2SO4 मिल करके क्या बना रहा है, K2SO4 और H2CO3। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आयनों का आदान प्रदान कर रहा है। पोटेशियम क्या होता है बच्चों, प्लस, और ये CO3 क्या होगा, माइनस। उसी प्रकार से हाइड्रोजन जो होता है प्लस, और जो है सल्फेट जो होता है यह होता है माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, आपका ये K2 किसके साथ जुड़ेगा, सल्फेट के साथ, और ये हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, कार्बोनेट के साथ। तो बन जाएगा K2SO4 और बन जाएगा H2CO3, पोटेशियम, सल्फेट, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। आया समझ में। चलिए, तो आई थिंक आज का जितना भी टॉपिक था आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी नए फ्रेंड आपका जितने भी पुराने फ्रेंड, पुराने दोस्त हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए जो आपका मैट्रिक परीक्षा में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, ताकि आप लोग आसानी से 90% मार्क्स ला सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।